हेलो क्लास 10th, क्या हाल? सुपर्ब। अरे भाई आजकल बड़े कमेंट करते हो ना तुम लोग, नए नए तरह के कमेंट आते हैं। सुपर्ब, ऑसम, जबरदस्त, खतरनाक। बढ़िया है, देख के अच्छा लगता है। नए नए तरह के वर्ड्स यूज करते हो। तो कैसे हैं आप लोग? ऑसम, सुपर, जबरदस्त, खतरनाक। खैर ठीक है, मुझे लगता है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपने अपने घरों पर सेफ होंगे। बच्चों, आज हम लेकर के आए हैं नया लेक्चर, केमिकल इक्वेशन, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन चैप्टर का लेक्चर नंबर 4। पिछले लेक्चर में मैंने आप लोगों से बात की थी कि केमिकल इक्वेशन को कैसे बैलेंस करते हैं और क्या जरूरत है किसी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने की। मुझे लगता है कि आप सभी लोग मेरे वीडियो को पूरा देखते होंगे। अगर नहीं देखते हैं तो प्लीज बच्चों कंप्लीट वीडियो देखा करो। और मुझे लगता है कि हर एक स्टेप में मैं आपको कुछ ना कुछ सिखा करके ही जाऊंगा। खैर, दुनिया ही सीखती रहती है, मैं भी सीख रहा हूं और आप भी सीख रहे हैं। एवरी ईयर मैं भी कुछ कुछ सीखता रहता हूं नया नया, और हर साल बच्चों को भी कुछ ना कुछ सिखाता रहता हूं। तो अगर कहीं कुछ छूट जाता है या कुछ बाय मिस्टेक अगर मेरे मुंह से कुछ गलत निकल जाता है, गलत इन द सेंस कि मैं बोर्ड पे कुछ और लिख दूं अगर मुंह से कुछ और बोल रहा हूं, तो नेवर मैटर अबाउट दैट। ओके, होता है, कभी कभी निकल जाता है, आपके साथ भी होता होगा। और खैर, ये जो ऑनलाइन टीचिंग का एक्सपीरियंस है दैट इज कम्प्लीटली न्यू। सो कई बार होता है कि मुंह से कुछ और निकल जाए। वेल, मैं अपनी पूरी कोशिश करता हूं कि पूरी तरह से वर्ड्स पे कमांड रहे और जो पढ़ा रहे हैं बिल्कुल वही मुंह से निकले भी। ठीक है, कोशिश पूरी रहती है। फिर भी कभी कभी हो जाती है मिस्टेक, इंसान ही है यार, होता है ना। तो पिछले लेक्चर देख करके आए हैं? नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, क्लिक करिए, लिंक दिए हुए हैं उन पे क्लिक करिए या फिर टाइप करिए यूट्यूब पे केमिस्ट्री जिला राकेश यादव और डाल दीजिए पहला चैप्टर केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शन। यू विल गेट ऑल द लेक्चर्स रिलेटेड टू दैट चैप्टर। ओके, सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट द fourth lecture of this chapter, and in this chapter we will discuss about the types of chemical reaction. केमिकल रिएक्शन के प्रकार के बारे में हम बातें करने वाले हैं कि कितने टाइप्स के केमिकल रिएक्शन होते हैं। तो पहले से बोर्ड पे लिख रखा है, देखो, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन बेसिकली 5 पार्ट्स में ये कैटेगराइज्ड है। दैट इज पहला कॉम्बिनेशन और सिंथेसिस रिएक्शन, दूसरा डिकम्पोजिशन, तीसरा सिंगल डिस्प्लेसमेंट, चौथा डबल डिस्प्लेसमेंट और पांचवा रेडॉक्स रिएक्शन, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड यू विल हैव वन चैप्टर इन केमिस्ट्री इन क्लास 11 पार्ट सेकंड में जब आप जाओगे तो पहला चैप्टर आपको रिडॉक्स रिएक्शन ही मिलेगा। सो इट इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और इसका बहुत वाइड यूज है। यू नो व्हाट, केमिस्ट्री बिना रिडॉक्स रिएक्शन के चल नहीं सकती। ठीक है, तो आप कोशिश करेंगे, मैं कोशिश करूंगा कि आपको एक अच्छा कंटेंट डिलीवर करने की कोशिश करूं रिलेटेड टू द रिडॉक्स रिएक्शन से रिलेटेड। ठीक है, तो अभी तरफ करते हैं और कॉम्बिनेशन रिएक्शन से स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। तो कैसे हैं आप सभी? ठीक है, बढ़िया, अच्छा लग रहा है? मैं अच्छा लग रहा हूं? हाँ सर, आप तो हमेशा अच्छे लगते हैं। अरे अरे अरे, हो गया। ठीक है, कॉम्बिनेशन और सिंथेसिस रिएक्शन के बारे में बात करने जा रहे हैं। व्हाट इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन? सी, when two or more than two elements, atoms of an element or molecules combine to form a single compound, then that reaction is called what? Combination reaction. ध्यान से देखना क्या लिखा हुआ है, सबने पढ़ रखा होगा पहले, मुझे इतनी उम्मीद है यार, कि जब दो या दो से अधिक एटम्स किसी एलिमेंट के, किसी अलग अलग डिफरेंट एलिमेंट के भी हो सकते हैं, सेम एलिमेंट के भी हो सकते हैं, ठीक है, डिफरेंट एलिमेंट या फिर सेम एलिमेंट के एटम जब दो या दो से अधिक आपस में कंबाइन करके एक सिंगल कंपाउंड का फॉर्मेशन करें तो ऐसे रिएक्शन को हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्या बोलते हैं? कॉम्बिनेशन रिएक्शन।
देखेंगे सभी लोग एग्जाम्पल के साथ। 2 या 2 से अधिक ना, तो 2 ले लेते हैं। H2 प्लस O2, H2 प्लस O2 से क्या बना, H2O, पानी। कौन से स्टेट में, लिक्विड। ये क्या है, गैस स्टेट। ये क्या है, गैस स्टेट। बुड़ुम, ये रहा एग्जाम्पल तुम्हारा। 2 या 2 से अधिक मॉलिक्यूल, 2 मॉलिक्यूल आपस में कंबाइन करके जब एक सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं, जब एक सिंगल कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं, then that reaction is called combination और synthesis reaction। synthesis मतलब क्या, जुड़ना। combine मतलब क्या, जुड़ना। synthesize हो जाना मतलब ऐड हो जाना। समझ गए? कोई परेशानी, कोई दिक्कत नहीं है? वेरी गुड। एक और एग्जांपल ले लो। कार्बन प्लस O2 CO, कार्बन मोनोऑक्साइड, दैट इज 2CO। ऐसे कर लिया, बैलेंस हमने इसको भी बैलेंस कर दे, 2 2 बैलेंस हो गया। देखो ये बैलेंस हो गया, 2CO प्लस O2 कार्बन ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हुआ और कार्बन मोनोऑक्साइड का फॉर्मेशन कर लिया। कौन से स्टेट में, गैस स्टेट में। कौन सा स्टेट था, सॉलिड। ये कौन सा स्टेट था, गैस। इंफॉर्मेटिव बना दिया इसको हमने। ठीक है, 2 आपस में कंबाइन हुए और एक सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो गया, दैट इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अगली रिएक्शन पे आते हैं, दैट इज व्हाट, आवर डीकंपोजिशन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन है, डीकंपोजिशन। डीकंपोजिशन रिएक्शन देखो अलग अलग एग्जांपल्स दिए जा सकते हैं, बट एक ही एग्जांपल से काम भी चल सकता है हमारा। डीकंपोजिशन रिएक्शन क्या होता है, डीकंपोजिशन रिएक्शन का मतलब है कि व्हेन अ सिंगल प्रोडक्ट ना लिखें, कंपाउंड लिखें। व्हेन अ सिंगल कंपाउंड ब्रेक्स एंड फॉर्म 2 or more than 2 products, then that reaction is called decomposition reaction। decomposition reaction किसको कहा हमने, कि जब हम किसी कंपाउंड को हीट करते हैं, सिंपली हीट करने पे ब्रेक करता है ना। एनर्जी दोगे तो इलेक्ट्रॉन इधर उधर भागेंगे, जो बॉन्ड बना रखी है वो तोड़ेंगे, फिर नए तरह का बॉन्ड बनाएंगे, इजंट इट। तो मैं ये कह रहा हूं कि जब आप किसी पर्टिकुलर बॉन्ड को तोड़ते हैं विद द हेल्प ऑफ एनर्जी की मदद से, वो एनर्जी किसी भी फॉर्म में हो सकती है। जैसे मैं अगर एक सेम एग्जांपल दूं अगली बार भी, H2O लिया हमने और H2O को ब्रेक करा दिया किसमें, H2 प्लस O2 में। कैसे, इलेक्ट्रोलाइसिस से। इलेक्ट्रिसिटी पास कराई, इलेक्ट्रिसिटी पास कराई, और इलेक्ट्रिसिटी जब पास कराओगे तो पानी जो है वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूट जाएगा। हाइड्रोजन तुमको जाकर के मिलेगा कैथोड पर और ऑक्सीजन जाकर के मिलेगा एनोड पर। इनके बारे में बाद में बातें करेंगे हम, कैथोड एनोड क्या होते हैं, विल टॉक लेटर। लेकिन देखो पानी को जब आप इलेक्ट्रोलाइज कराओगे, इलेक्ट्रोलाइज मतलब इलेक्ट्रिसिटी जब पानी में से पास कराओगे तो पानी जो है 2 प्रोडक्ट बना डालेगा। एक तो बना देगा हाइड्रोजन और दूसरा बना देगा ऑक्सीजन। इलेक्ट्रिसिटी पास कराओगे तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, तो जब एक सिंगल कंपाउंड ब्रेक करता है 2 या 2 से अधिक कंपाउंड में, तो उसको हम बोलते हैं डीकंपोजिशन रिएक्शन। बात सबको समझ में आ गई? सबको समझ में बात? बोलो यार। हाँ सर आगे। ठीक है, तो ये है बच्चों हमारा डीकंपोजिशन रिएक्शन। नेक्स्ट पे आते हैं हम, इसको क्या आप लोग नोट करेंगे? ठीक है, कर लीजिए फटाफट। सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की बातें करनी है, नोट कर लिया, आई मीन स्क्रीनशॉट ले लिया, ठीक है, रफ कर दें। ओके, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, व्हाट इज कॉल्ड सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। लेट अस हैव सम ब्रीफ डिस्कशन अबाउट इट। देखो मैं ये बहुत क्या कह सकते हैं आप, बहुत कम एग्जाम्पल्स के साथ ये चीजें बता दे रहा हूं, क्योंकि ये सब पहले से आप पढ़ चुके हैं, समझ रहे हैं। फिर भी दिया हुआ है तो मैं पढ़ाना हमारा क्या है, परम कर्तव्य है। सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है? ये इसमें रिएक्शन होती है भैया, सब में रिएक्शन हो रही है सर। सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है कि इन अ solution if more reactive metal displaces less reactive metal, more reactive metal displaces less reactive metal, अगर ज्यादा reactive metal less reactive metal को displace मार देता है, in a solution if more reactive metal displaces less reactive metal, then
दैट रिएक्शन इज कॉल्ड सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन किसको कहा हमने कि ज्यादा रिएक्टिव मेटल कम रिएक्टिव मेटल को कर देगा डिस्प्लेस। और आपको अगर जानना है कि कौन ज्यादा रिएक्टिव है कौन कम रिएक्टिव है तो रिएक्टिविटी सीरीज पढ़े। क्या पढ़नी पड़ेगी? रिएक्टिविटी सीरीज। चैप्टर 3 खोलना, मेटल एंड नॉन मेटल, उसमें रिएक्टिविटी सीरीज दी हुई है, एक बार पढ़ लेना, समझ आ जाएगा कौन ज्यादा रिएक्टिव है कौन कम रिएक्टिव है। रिएक्टिविटी किस बेसिस पे डिफाइन करते हैं ऐसा मैं पहले कई बार बता चुका हूं कि बेटा जो एटम जितनी आसानी से अपने आउटर मोस्ट सेल में से इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, फिर से सुन लो, जो एटम जितनी ज्यादा आसानी से अपने आउटर मोस्ट सेल में से इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा वो उतना ज्यादा रिएक्टिव होगा, उतना ज्यादा रिएक्टिव होगा। एक एग्जांपल देते नहीं तो आप कहोगे सर आधी अधूरी बात बता रहे हैं आप। पोटेशियम के 4 सेल बनते हैं, पहले में रहते हैं कितने इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में कितने रहते हैं? 8 रहते हैं। सबको पता है? यस सर, इतना तो पता है, क्लास 9 में पढ़ाया था मैंने। यस पढ़ाया था, बिल्कुल पढ़ाया था। और लास्ट वाले सेल में 1। पोटेशियम का एटॉमिक नंबर कितना है? 19। कैसे सेल बढ़ता है? 2881। पहले में 2, दूसरे में 8, तीसरे में 8, चौथे में 2881। ठीक है। और मान लो मैंने कहा सोडियम है मेरे पास 1 2 3। फर्स्ट सेल में रहेंगे 2, सेकंड सेल में रहेंगे 8 और थर्ड सेल में रहेगा 1। Na के पास कितना इलेक्ट्रॉन है? एटॉमिक नंबर कितना है? 11। तो जितना एटॉमिक नंबर होता है उतने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो यहाँ पर एटॉमिक नंबर कितना? 19। तो इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे? 19 इलेक्ट्रॉन भर दिए, वहां 11 इलेक्ट्रॉन भर दिया। अब हमको चेक करना है कौन ज्यादा रिएक्टिव है। तो इसके भी आउटर मोस्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन, इसके भी आउटर मोस्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन। तो कौन ज्यादा आसानी से लूज कर पाएगा? देखो बेटा, न्यूक्लियस में कौन होता है? प्रोटॉन होता है। प्रोटॉन इन इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है। तो आपको पता है ना कि फोर्स जो होती है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस का स्क्वायर। पता है सबको कि फोर्स जो होती है अट्रैक्शन की वो डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। मतलब डिस्टेंस जितना ज्यादा बढ़ता है फोर्स उतनी घटती है। बात समझना, डिस्टेंस जितना ज्यादा बढ़ता है फोर्स उतनी घटती है। तो इन दोनों बताओ डिस्टेंस ज्यादा किसकी है? इसकी ज्यादा डिस्टेंस है ना, क्योंकि ये चौथे ऑर्बिट पे। इसकी कम डिस्टेंस है क्योंकि ये तीसरे ऑर्बिट पे। तो इसके न्यूक्लियस ने इसको ज्यादा फोर्स के साथ खींच रखा होगा, लेकिन इसके न्यूक्लियस ने इसको उतने फोर्स के साथ नहीं खींचा होगा। क्यों? क्योंकि इसकी डिस्टेंस ज्यादा होगी। और हम जानते हैं कि फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस का स्क्वायर। मतलब डिस्टेंस बढ़ेगी तो फोर्स घटेगा। तो डिस्टेंस बढ़ रही है तो फोर्स घट रही है। अगर फोर्स घट रही है तो ये ज्यादा आसानी से निकल सकता है ना, और ये उतनी आसानी से नहीं निकल पाएगा। और हमने रिएक्टिव होने के लिए क्या कंडीशन बताई कि जो जितना आसानी से निकल पाए, जिस एटम में से इलेक्ट्रॉन जितनी आसानी से निकल पाए वो ज्यादा रिएक्टिव। जिसमें से दिक्कत हो, मतलब फोर्स इसने ऑलरेडी पहले से खींच रखा है, तो तुमको ज्यादा अगर एनर्जी देनी पड़े इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए तो वो उतना ज्यादा रिएक्टिव नहीं होता। सोडियम भी रिएक्टिव है बट पोटेशियम से कम है। यहां पर रिएक्टिविटी किसकी ज्यादा है? पोटेशियम की ज्यादा है और सोडियम की कम है। ये होगा कंडीशन। पोटेशियम इज मच रिएक्टिव देन, मोर रिएक्टिव देन सोडियम। सोडियम से ज्यादा रिएक्टिव है। तो हमने, अब इसको रफ कर दूं, समझ में आ गया क्या? ठीक है सर, रफ कर दीजिए। कर दिया इसको रफ हमने। तो मैंने लिखा है कि जो ज्यादा रिएक्टिव होगा वो कम रिएक्टिव को क्या कर देगा? डिस्प्लेस कर देगा। ये लिखा है मैंने, कुछ और तो लिखा नहीं। तो जो ज्यादा रिएक्टिव होगा वो कम रिएक्टिव को डिस्प्लेस कर देगा। एग्जांपल ले लो, मान लो हमारे पास क्या है? जिंक है प्लस CuSO4। जिंक प्लस CuSO4 रिएक्शन कराओगे आपको मिलेगा ZnSO4 प्लस Cu। ये मिलेगा। देखो जिंक जो है कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन था, CuSO4 का सॉल्यूशन था। ये CuSO4 कैसा कलर का होता है पता है आपको? CuSO4 ब्लू कलर का होता है। ब्लू कलर का होता है। अब इसमें तुमने जिंक के क्रिस्टल मिला दिए, कुछ देर बाद तुमने देखा कि इसका ब्लू कलर गायब हो गया। सॉल्यूशन का ब्लू कलर क्या हो गया? गायब हो गया। मतलब कॉपर की जगह कौन आ गया? जिंक आ गया। सॉल्यूशन का ब्लू कलर गायब, इसका मतलब कॉपर की जगह जिंक आ गया। सिंपल सी बात है। मतलब जिंक ने कहा कॉपर को, भैया तुम जाओ यहां से। क्यों? क्योंकि हम ज्यादा रिएक्टिव हैं और तुम कम। तो इसने यहां से कहा कि तुम निकलो, अब हम यहां आएंगे।
तो ये इसकी जगह जाकर बैठ गया और बना लिया ZnSO4 और Cu को भेज दिया कि तुम जाओ साइड में, देखो यहाँ साइड में पहुंचो तुम, मतलब सिंगल डिस्प्लेसमेंट, इसने इसको डिस्प्लेस मान दिया। तो दैट इज व्हाट कॉल्ड सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। बात आई समझ में? रफ करें और देख लो। ओके, एंड अनदर वन इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। व्हाट इज कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन? वीडियो लंबा हो रहा है क्या? कोई बात नहीं, सुनते रहो सुनते रहो, सुनते रहोगे धीरे धीरे मजा आता रहेगा, नहीं सुनोगे मजा नहीं आएगा भाई। सीखना है तो सुनना पड़ेगा, थोड़ा बहुत बोर भी हो सकता है, रात का टाइम है। ओके, फोर्थ डबल डिस्प्लेसमेंट। कैसा रिएक्शन है ये? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देखें भाई, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है? whenever there is exchanging of ions takes place, exchanging of ions takes place in a solution, inside the solution में जब आयंस की एक्सचेंजिंग होती है, then that reaction is called double displacement। आगे लिख लेना, ठीक है। whenever there is exchanging of ions takes place, आयंस की एक्सचेंजिंग हो जाए जब कभी, तो वहां डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है। सर कुछ भी समझ में नहीं आया, कैसे आयंस, कहां के आयंस, तो समझो उसीलिए तो है। मान लो हमारे पास एक इक्वेशन ऐसे दी हुई है, AgNO3 प्लस NaCl, और इसने इसके साथ रिएक्ट करके बनाया AgCl प्लस NaNO3, ठीक है, ऐसा करके बनाया। अब देखना, AgNO3, यहां पर सिल्वर के ऊपर कितना चार्ज है क्या पता है आप लोगों को? 2+ है। NO3 के ऊपर -1, इसके ऊपर +2 लिख लो, इसके ऊपर -1, यहां पर कितना +1, यहां कितना -1, यहां देखो कितना होता है इसके ऊपर, वेट AgNO3 +1 -1 +1 -1 +1 -1 +1 ये चार्ज है, ये चार्ज Ag के ऊपर +1, NO3 के ऊपर -1, Na के ऊपर +1, Cl के ऊपर -1, Ag के ऊपर +1, Cl के ऊपर -1, Na के ऊपर +1, NO3 के ऊपर -1। ये निकाल बता रखा है मैंने कैसे आता है, ठीक है। जितने इलेक्ट्रॉन वो लूज कर पाता है किसी कंपाउंड को बनाने के लिए, किसी कंपाउंड का फॉर्मेशन करने के लिए जितने इलेक्ट्रॉन लूज कर पाता है, तो उसकी मदद से क्या बन पाता है तुम्हारा 17-18 मिनट का वीडियो। ओके, तो किसी जितने इलेक्ट्रॉन वो लूज करता है ना, उसी के हिसाब से चार्ज आता है। जैसे Ag ने 1 इलेक्ट्रॉन लूज किया और NO3 ने 1 इलेक्ट्रॉन लिया, तो AgNO3 का फॉर्मेशन हुआ। Na ने 1 लूज किया, Cl ने 1 लिया, तो NaCl का फॉर्मेशन हुआ। इसी तरह आगे, ठीक है। तो देखेंगे कि देखो Ag यहां था, देखना ध्यान से, एक्सचेंजिंग ऑफ आयंस। अब AgNO3 के साथ था, तो रिएक्टेंट साइड, सॉरी प्रोडक्ट साइड में Ag किसके साथ चला गया? Cl के साथ चला गया। और Na यहां पर Cl के साथ था, तो प्रोडक्ट साइड कहां चला गया? वो NO3 के साथ चला गया। मतलब देख रहे हो, आयंस का एक्सचेंजिंग हो गया। Ag यहां से पहुंच गया यहां, और Na यहां से पहुंच गया यहां। देख रहे हो, आयन एक्सचेंज हो गए। मतलब पहले ये आयन Cl के साथ था, बाद में ये आयन NO3 के साथ चला गया। पहले ये आयन NO3 के साथ था, बाद में ये आयन Cl के साथ चला गया। तो आयंस की जब कभी एक्सचेंजिंग हो, आयन एक्सचेंज हो जाए, then that is called double displacement reaction। बेटा यहां पर एक और चीज मैं बताऊं आपको कि AgCl का बनता है PPT। क्या बनता है? PPT, प्रेसिपिटेट। शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं PPT, इसको बोलते हैं प्रेसिपिटेट। अभी सुनना, प्रेसिपिटेट क्या होता है, प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन कब होता है। प्रेसिपिटेट होता है क्या? बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, प्रेसिपिटेट क्या होता है सर। तो प्रेसिपिटेट इज अ काइंड ऑफ सॉलिड, प्रेसिपिटेट इज अ काइंड ऑफ सॉलिड। प्रेसिपिटेट एक तरह का क्या है? ये सॉलिड है, सॉलिड। अरे सर सॉलिड है प्रेसिपिटेट? हाँ भाई सॉलिड है। प्रेसिपिटेट इज अ काइंड ऑफ सॉलिड व्हेन टू लिक्विड, देखो कब बनता है प्रेसिपिटेट? व्हेन टू लिक्विड solution, when two liquid solution reacts
and from it if formation of solid takes place then that solid, बात सुना, when two liquid solution reacts and from it if formation of solid takes place then that solid is called precipitate. तो उस सॉलिड को आप बोलोगे प्रेसिपिटेट एंड रिएक्शन इज कॉल्ड प्रेसिपिटेशन रिएक्शन. ध्यान देना, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन. प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कब बनती है कि जब तुम्हारे पास दो लिक्विड सॉल्यूशन और दो लिक्विड सॉल्यूशन से अगर कोई सॉलिड बन रहा है प्रोडक्ट साइड, याद रहे ये कंडीशन है कि लिक्विड सॉल्यूशन ही होना चाहिए. जब दो लिक्विड सॉल्यूशन से प्रोडक्ट साइड अगर किसी सॉलिड का फॉर्मेशन होता है तो सॉलिड को बोलेंगे पीपीटी. और वो सॉलिड कहां मिलेगा तुमको? देखो भैया, ये सॉलिड के फॉर्म, ये AgCl प्रेसिपिटेट बना ना, तो AgCl जो तुम्हारा वेसल होगा, जो बीकर होगा जिसमें AgCl का फॉर्मेशन हो रहा है और NaNO3 का फॉर्मेशन हो रहा है, तो NaNO3 लिक्विड के स्टेट में रहेगा और AgCl नीचे आकर के बैठ जाएगा. नीचे आकर बैठ जाएगा. चूना देखा तुमने कभी? चूना, गाढ़ा सा चूना, मतलब नीचे आकर के बैठ जाना. नीचे बैठा हुआ चूना देखा तुमने? वो प्रेसिपिटेट है. दैट इज व्हाट प्रेसिपिटेट. उसी तरह का होता है वो प्रेसिपिटेट. मतलब मोटा थिक लेयर होगी उसकी ना, मोटी मोटी लेयर होगी और वो सॉलिड के फॉर्म में हो. मतलब दो लिक्विड सॉल्यूशन को जब आपस में रिएक्ट कराते हो तो अगर सॉलिड का फॉर्मेशन हो रहा है तो वो प्रेसिपिटेट है. कई बार बोल चुका मैं, सबको समझ में आ गया होगा. आई बात समझ में? प्रेसिपिटेशन रिएक्शन किसको बोलते हैं? प्रेसिपिटेट क्या होता है? एक्जैक्टली प्रेसिपिटेट क्या होता है? जब दो लिक्विड सॉल्यूशन को आपस में रिएक्ट कराते हैं तो अगर कोई सॉलिड का फॉर्मेशन हो रहा है तो सॉलिड को हम बोलते हैं पीपीटी. क्या आप लोग स्क्रीनशॉट लेना पसंद करेंगे? तो ले लीजिए. ओके, थैंक यू. रफ कर दें. सो लास्ट टाइप ऑफ रिएक्शन इज रिडॉक्स रिएक्शन. आखिरी तरह की जो हमारी रिएक्शन है उसको हम बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन. बच्चों, रिडॉक्स रिएक्शन एक ऐसी रिएक्शन है जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों साथ साथ होता है. एक ऐसी रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन अगर दोनों साथ में हो तो उसको हम बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन. क्या बोलते हैं? रिडॉक्स रिएक्शन. देखिएगा, रिडॉक्स रिएक्शन. व्हाट इज कॉल्ड रिडॉक्स रिएक्शन? इफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक्स प्लेस simultaneously, then that reaction is called redox reaction. आई बात समझ में या नहीं आई? नहीं आई सर. अगर किसी रिएक्शन में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों साथ साथ हो रहा है तो उस रिएक्शन को हम बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन. अरे सर, पहले ये तो बताइए ऑक्सीडेशन रिएक्शन किसको कहते हैं? तो बच्चों, ऑक्सीडेशन रिएक्शन मतलब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन रिएक्शन. एक ऐसी रिएक्शन जिसमें हाइड्रोजन ऐड हो जाए या फिर एक ऐसी रिएक्शन जिसमें ऑक्सीजन ऐड हो जाए या फिर हाइड्रोजन रिमूव हो जाए उसको ऑक्सीडेशन रिएक्शन बोलते हैं. फिर आता है रिडक्शन रिएक्शन. व्हाट इज कॉल्ड रिडक्शन रिएक्शन? सो एडिशन ऑफ H2 और रिमूवल ऑफ O2 इज कॉल्ड रिडक्शन रिएक्शन. एक ऐसी रिएक्शन जिसमें क्या हो जाए? जिसमें H2 ऐड हो जाए
या फिर O2 रिमूव हो जाए, उसको हम बोलते हैं रिडक्शन रिएक्शन। बात समझ में आई सबको? ऑक्सीजन ऐड हो, हाइड्रोजन अगर रिमूव हो तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन, अगर हाइड्रोजन ऐड हो और ऑक्सीजन रिमूव हो तो रिडक्शन रिएक्शन। और ये जब दोनों साथ में आते हैं तो बनता है रिडॉक्स। क्या बनता है? रिडॉक्स। एग्जांपल ले लो। हाँ बच्चों, तो ये तुम्हारे पास कॉपर ऑक्साइड है और ये हाइड्रोजन। तो बेटा हाइड्रोजन ने कॉपर ऑक्साइड से कॉपर को डिस्प्लेस मारा, कॉपर का फॉर्मेशन हुआ और पानी का फॉर्मेशन हुआ। देखो यहां हो रहा है रिडक्शन, क्या हो रहा है? रिडक्शन। और यहां क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। ध्यान से देखना क्या लिखा है हमने रिडक्शन का डेफिनेशन, लिखा है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। तो यहां देखो कॉपर ऑक्साइड से क्या बन रहा है? कॉपर मतलब ऑक्सीजन रिमूव हुआ, तो वही तो लिखा है हमने, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन अगर रिमूव हो रहा है तो रिडक्शन होगा। अब यहां आओ, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। अगर ऑक्सीजन ऐड करे तो यहां देखो हाइड्रोजन था सिर्फ और यहां पर जाकर के इसमें ऑक्सीजन ऐड हो गया, तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हुआ ना, तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हुआ तो ये हो गया ऑक्सीडेशन। सो दिस इज व्हाट योर रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन। अगर दोनों एक साथ होता है तो उसको हम बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। तो ये पूरी रिएक्शन हमारी क्या कहलाने वाली है? रिडॉक्स रिएक्शन। और भी एग्जांपल है बुक में, आप लोग देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, सीख सकते हैं, समझ सकते हैं। ये मैंने आपको बता दिया कि यहां पर रिडक्शन कैसे शो करेंगे और ऑक्सीडेशन कैसे शो करेंगे। दूसरी चीज ये कि चार्ज के बेसिस पे भी देखते हैं हम। जब भी चार्ज घटता है, जैसे यहां पर चार्ज 0 है और यहां पर +2 है कॉपर का, तो +2 से 0 गया तो चार्ज घटा तो रिडक्शन। और यहाँ हाइड्रोजन का चार्ज 0 है और यहां पर जाकर के +1 हो गया तो चार्ज बढ़ रहा है तो हो जाएगा ऑक्सीडेशन। यहाँ +2 -2, तो यहां पर हो जाएगा ऑक्सीडेशन, क्योंकि चार्ज बढ़ रहा है तो ऑक्सीडेशन, चार्ज घट रहा है तो रिडक्शन। जब भी देखो यहाँ +2 है कॉपर का, यहाँ कॉपर का जाकर 0, जब भी कोई एटम अपने एलिमेंटल या मॉलिक्यूलर स्टेट में होता है तो उसके ऊपर चार्ज 0 मान लेते हैं। कोई एटम अपने एलिमेंटल, देखो ये एलिमेंटल स्टेट है इसका, इसीलिए इस पे चार्ज 0 मान लिया जाएगा। ये इसका मॉलिक्यूलर स्टेट है, इसीलिए इस पे चार्ज 0 मान लिया जाएगा। कोई भी एटम अगर अपने एलिमेंटल या मॉलिक्यूलर स्टेट में रहता है तो उस पे चार्ज 0 होगा। तो इस पे चार्ज 0 और इस पे चार्ज 0, तो 0 से देखो कहां जा रहे हो? +2, तो चार्ज बढ़ा तो ऑक्सीडेशन हुआ। अगर चार्ज घटा, +2 से कहां गए? 0, चार्ज घटा तो रिडक्शन हुआ। So this is all about the redox reaction. So this is all about types of reaction. Types of reaction खत्म हुए आपके, टाइप्स ऑफ रिएक्शन आपके खत्म हुए बच्चों। और अब एक छोटू सा टॉपिक है जिसका नाम है कोरोजन रेंसिडिटी, है ना। तो ये बहुत बड़े टॉपिक नहीं है, कोरोजन रेंसिडिटी मैं पहले ही पढ़ा चुका हूं और आप लोग खुद से भी कर सकते हो। ऑल ओवर आप ये मान के चलो कि चैप्टर हैज बीन फिनिश्ड अप, चैप्टर खत्म हो गया। क्योंकि कोरोजन और रेंसिडिटी जो टॉपिक है दैट विल कम इन मेटल एंड नॉन मेटल ऑल्सो, और वहां पर ब्रॉडली आएगा तो वहां पर मैं ज्यादा अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा। ओके, यहां पर मतलब कोई सेंस नहीं है उसका, ठीक है। मेटल नॉन मेटल चैप्टर में उसको कंप्लीट कर लेंगे। यहीं तक चैप्टर रिडॉक्स रिएक्शन तक ही इंपॉर्टेंट है, बाकी रेंसिडिटी और कोरोजन इज नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट, ठीक है। सो इतनी बातें सबको समझ में आ गई होंगी जहां तक मुझे लगता है। वेल, सो आज के लिए इतना काफी है ना। बाकी की बातें अगले लेक्चर में करते हैं। टिल देन अपना ख्याल रखिए, अपनी फैमिली का ख्याल रखिए, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए और पढ़ाई करते रहिए जितना ज्यादा हो सके। वीडियोस देखते रहिए, अच्छा लगे तो कमेंट करते रहिए, ठीक है। वो जितना ज्यादा कमेंट करोगे अच्छे उतना ज्यादा बूस्ट होंगे, उतना अच्छे से पढ़ाएंगे, कंटेंट बेहतर तैयार करेंगे, ठीक है। सो थैंक यू।